तो आइए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। हवाई हादसे ने एक जिंदगी नहीं छीनी बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की धुरी को छीन लिया है। बारामती की जनता आज गमगीन है, गुस्से में है और सवाल भी पूछ रही है कि क्या सत्ता की कीमत जनता से चुकाई। अजीत पवार चले गए लेकिन पीछे छोड़ गए सियासी उलझनों का तूफान। जो कुर्सी वो संभाल रहे थे, अब उसी कुर्सी पे कई दावेदारों की नजर है। एनसीपी के भीतर मंथन चल रहा है, महायुति में बेचैनी है और विपक्ष मौके की तलाश में लगा हुआ है। अजीत पवार के जाने से खाली हुई जगह सिर्फ एक कुर्सी नहीं, पूरी सियासत का बैलेंस पॉइंट है। जो क्या अजीत पवार जाते जाते सियासी गद्दी भी फंसा गए? क्या बारामती फिर से बनेगी महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र? और सबसे बड़ा सवाल कि पवार तो चले गए लेकिन अब पावर किसके हाथ होगा? बहुत सारे सवाल हैं जो देखे जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, प्लेन क्रैश होने से 66 साल के उम्र के नेता का निधन हो गया। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति हिल गई है। एनसीपी की नींव अब किसके हाथों में रहेगी, इसे लेकर मंथन चल रहा है। परिवार गंभीरता से विचार कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ये जान लेना बहुत जरूरी है। विमान में आखिर समय में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा ये हादसा हो गया और कैसे हुआ? कोहरे से विमान भटका, कहा जा रहा था कि मौसम खराब है। मौसम मुंबई में भी खराब था, मौसम बारामती में भी खराब था, लेकिन क्या एटीसी ने परमिशन दे दी? एटीसी को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन परमिशन दी और मुंबई से यह विमान 8 बजे उड़ा, ठीक 8 बजे वहां से उड़ा और 8:45 पर बारामती में लैंड किया। लैंडिंग के समय यह कहा गया कि यह विमान हवा में झूलता रहा। कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके जरिए मैं आपको तस्वीरों में बता दूं कि कोहरे में विमान भटका, लैंडिंग करते समय वो हिल रहा था, लैंडिंग में रनवे उसे नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसी जानकारी कही जा रही है। यह जांच का विषय होगा। जो पायलट के बीच बातचीत होती है, ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है, उसमें देखा जाएगा। और एक बार नीचे आया, ऊपर उड़ा, उसके बाद फिर नीचे आया और जब लैंडिंग की तो विमान फिसल गया, रनवे से फिसल गया और रनवे से फिसलने के बाद वो नोज टकराने से आग लग गई, क्योंकि 8:50 पर बारामती में यह प्लेन क्रैश हुआ था और 8 बजे मुंबई से यह उड़ा था। कहा जा रहा है कि पल भर में पूरा माहौल बदल गया, नोज टकरा गई और नोज टकराने के बाद 4-5 बड़े ब्लास्ट हुए प्लेन में और ब्लास्ट होने के बाद फिर उसका जो विमान का इंजन था वो विमान से फट कर कहीं और गिर गया। जोरदार ब्लास्ट। अजीत पवार सहित 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। और आप जो जेट देख रहे हैं, विमान देख रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को झकझोर देने वाली जो खबर है, उस खबर के बाद अब तस्वीर पूरी बदल चुकी है। सियासत क्या कहती है, राजनीति क्या कहती है, क्योंकि 288 सीटों की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में जिस एनसीपी के पास 41 विधायक थे, आज वही पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे के बिना खड़ी हुई है। सबसे बड़े चेहरे के बिना खड़ी हुई है। अजीत पवार के जाने के बाद सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं है, नेतृत्व का भी है, क्योंकि अब इन 41 विधायकों की दिशा क्या होगी और महाराष्ट्र की राजनीति का मोड़ क्या होगा। इन सीटों के समीकरण को समझते हैं, किसके पास कितने नंबर हैं। आपको बता दें कि 288 वहां पर जो सीटें हैं, 288 सीटें हैं विधानसभा की, और 288 सीटों में जो बीजेपी के पास है वो 132 सीट हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास 57 सीटें हैं। अजीत पवार गुट की एनसीपी के पास 41 हैं। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे 20 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 16 सीटें। अब ये जो अजीत पवार के 41 विधायक हैं, ये 41 विधायक एक तरह से नेतृत्वहीन हो चुके हैं, क्योंकि आज की जो महाराष्ट्र की परिस्थितियां हैं, उस महाराष्ट्र की परिस्थिति में बड़ी खींचतान देखी जा रही है और इस खींचतान में अपनी पार्टी और अपने पार्टी के विधायकों को बड़ा संभाल कर रखना मुश्किल होता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इसमें अजीत पवार की जगह कौन लेंगे? क्या किसी पार्टी के बड़े नेता के बारे में विचार किया जाएगा
या परिवार से ही किसी व्यक्ति को, क्योंकि अजीत पवार की जो परिवार है उसमें उनकी पत्नी राज्यसभा की सदस्य हैं, एक बेटे उनके सांसद हैं और दूसरे बेटे अभी राजनीति का ककहारा सीख रहे हैं। तो ये जो समीकरण है, अब जो शरद पवार गुट है उनके पास 10 विधायक हैं, जनसुराज शक्ति के पास 2 हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 हैं, AIMIM के पास 1 है और अन्य 7 हैं। मुझे लगता है कि हाल के दिनों में अभी बहुत संयम के साथ, क्योंकि पवार परिवार के मुखिया कोई और नहीं, पवार परिवार के मुखिया शरद पवार हैं और अजीत पवार के गुट के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो शरद पवार को ही अपना नेता मानते हैं। दोनों के रास्ते भले ही अलग हो गए हों, लेकिन हाल के दिनों में दोनों ने दीपावली भी साथ मनाई थी, साथ दिवाली मनाई थी। कुछ दिन पहले शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात भी हुई थी। दोनों के रास्ते कभी भी अलग हो जाते थे, कभी भी साथ हो जाते थे, लेकिन यकीन मानिए चाहे वो एनसीपी अजीत पवार हो या एनसीपी शरद पवार हो, उसके नेता, एनसीपी के नेता ही दिलों में शरद पवार। आगे क्या होगा चर्चा हमने इसलिए की, हम ये जो सियासी समीकरण आपको इसलिए दिखा रहे थे, लेकिन पवार का पावर क्या खत्म है? महाराष्ट्र की राजनीति में जो महायुति है, महायुति ने 230 सीटें जीतकर जबरदस्त बहुमत हासिल किया था। बारामती से अजीत पवार ने अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर अपनी ताकत दिखाई थी। आपको युगेंद्र के बारे में बता दूं कि सबसे पहले जानकारी युगेंद्र को ही मिली और युगेंद्र ने ही इस बात की जानकारी परिवार को दी कि चाचा नहीं रहे। वो भतीजे जो कि अपने चाचा अजीत पवार से चुनाव हारे थे, फूट फूट कर वहां पर रो रहे थे, दिल से बहुत दुखी थे। परिवार एक है, इस बात को समझिए। अब महायुति ने 230 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की थी। अजीत पवार बारामती से चुने गए, विधायक बने गए, भतीजे को 1 लाख वोटों से हराया और पार्टी एनसीपी यानी कि अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 59 सीटों में से एनसीपी की 41 सीटें जीती, यानी कि स्ट्राइक रेट देखिए। सरकार में एनसीपी अजीत पवार समेत 9 मंत्री हैं, इनमें कैबिनेट के 8 मंत्री हैं और 1 राज्य मंत्री हैं। महत्वपूर्ण पद, ज्यादातर महत्वपूर्ण पद अजीत पवार के पास है। तो आप कद समझिए अब क्या होगा, एनसीपी का क्या होगा। अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान क्या होगा। सवाल सिर्फ नेतृत्व का नहीं है, संगठन और विधायी ताकत को भी संभालने की बात है। पार्टी की कमान अब किसके हाथ होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अजीत पवार की विरासत को कौन संभालेगा। सबसे बड़ा सवाल संगठन, सबसे बड़ा सवाल है कि संगठन और विधायी ताकत की जो कमान है कौन संभालने वाला है अजीत पवार की। क्या राष्ट्रीय पहचान और संसदीय अनुभव किसे है, यह भी देखना होगा, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। पार्टी के कई गुटों में स्वीकार्यता, पार्टी के जो गुट हैं उनमें स्वीकार्यता है कि नहीं है, यह देखना होगा। संगठन को स्थिर रखने की क्षमता है, यह देखना होगा। बहुत सारी चीजों के बीच जो एनसीपी का क्या होगा, सुप्रिया सुले विकल्प हो सकती हैं। निगम के चुनाव में अजीत और सुप्रिया सुले साथ थे, दोनों ने मिलकर एक गठबंधन भी तैयार किया था। पार्थ पवार और जय पवार दोनों बेटे हैं अजीत पवार के, उनके नामों की भी अटकलें चल रही हैं, क्योंकि तत्कालिक प्राथमिकता किसे दी जाए यह भी देखना होगा, क्योंकि अजीत पवार से लोग भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे। शरद पवार तो केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अगर शरद पवार के जरिए कोई करता था, महाराष्ट्र की राजनीति अगर कार्यकर्ताओं को कोई संभालता था तो वो अजीत पवार थे। गुटबाजी को रोकना, विधायकों को एकजुट रखना, सत्ता संतुलन की चुनौती, सत्तारूढ़ गठबंधन और एनसीपी को मजबूत करना, ये तमाम सारी चीजें जो हैं इन्हें बड़े गौर से समझना होगा। ये जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये एक एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस में अजीत पवार का पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि सीधी अभी वहीं से आ रही है। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए लाया गया है। दर्शन लोग करेंगे और जैसा कि समय भी दिया गया है कि 11 बजे, कल 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं,
पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंच रहे हैं और तमाम सारी बातों के बीच लेकिन क्या अब बिना अजीत के फडणवीस सरकार पर कोई असर पड़ेगा? असल में अजीत पवार के बिना महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सवाल है वो सीधा सवाल है और वो देवेंद्र फडणवीस से जुड़ता है। अजीत सिर्फ एक सहयोगी नहीं थे बल्कि महायुति के बैलेंसिंग फैक्टर थे। अब यही संतुलन डगमगा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि इतना तो तय है कि अजीत एनसीपी को कोई नहीं संभाल पाएगा। इस राजनीतिक खालीपन को कौन भर पाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बिना अजीत के फडणवीस पर असर पड़ेगा, उनकी सरकार पर असर पड़ेगा? यह समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन का संतुलन कैसे होगा? शिंदे को मनाने में अब दिक्कत है। क्या शिंदे वो दबाव बना पाएंगे, प्रभाव बना पाएंगे? महायुति पर अब दबाव है, लेकिन यह भी बात सच है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि उनके पास जो आंकड़ा है वो काफी आंकड़ा है। उनके साथ शिंदे भी खड़े हुए हैं जो कि करीब 57 सीटों के आसपास मौजूद हैं। तो अब जो संकेत हैं वो संकेत है कि क्या पवार परिवार फिर से एक होने वाला है? महाराष्ट्र की राजनीति की जो स्थिति है, महायुति एनसीपी के जो दोनों गुट हैं उन पर कोई असर पड़ने वाला है? और गठबंधन का जो संतुलन है क्या वो बिगड़ने की आशंका है? क्या अब कोई स्थिति ऐसी है जो कि विपरीत हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि तमाम सारी जो बैलेंस इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में बन गया था, एक नाथ शिंदे के जरिए या फिर अजीत पवार के जरिए, वो बैलेंस गड़वा सकता है? इंतजार करना होगा, क्योंकि महायुति का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि अजीत पवार नहीं है। उनके निधन से सबकी आंखें नम हैं। ऐसे में दिग्गज उन्हें किस तरह याद करते हैं ये आपको सुनने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। देखिए, बहुत दुख की बात है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। आणि मनाला चटका लावून जाणारी ही अतिशय दुर्दैवी घटना आज महाराष्ट्रात घडली आहे। खरं म्हणजे असं कोणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील। ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे।
और इसी खबर पर बात करने के लिए अपने सहयोगी शाहिद के पास हम चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई थी जिसमें जो पार्थिव शरीर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का था वो अभी रवाना हुआ था और मुझे लगता है कि और अंतिम दर्शन के लिए उस रखा गया है परिवार के। शायद अब क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी अमित शाह कल पहुंचने वाले हैं। मनोज, मैं इस वक्त बारामती के जो उस ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखें यहाँ उनके अजीत पवार के पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है, जो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों को जो है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो सियासी लीडर हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उन सभी लोगों को जो है वो सभी लोग यहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ देर बाद जो है यहाँ से उनके शरीर को जो है वापस से उस हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और उसके बाद कल फिर से लाया जाएगा। और कल 11 बजे के आसपास का ये बताया गया है कि 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है जो लोग हैं उनके दर्शन के लिए जो है इस तरह से रखा जा रहा है जैसा अभी है। आपको बता दें मनोज, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारामती से ही नहीं, बल्कि बारामती के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग जो है बड़ी तादाद में जो है यहाँ आए, क्योंकि एक अचानक जो होने वाली इस हादसाती मौत के बाद जो उनके चाहने वाले लोग हैं वाकई बहुत सदमे में हैं। यहाँ पे है अभी जो है, आपको मैं बता दूं कि जब ये हादसा पेश आया वहाँ जो लोग थे, उसके बाद जैसे ही पता चला कि पूरे बारामती ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में जो है शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि सरकार ने 3 दिन जो है शोक का ऐलान किया है। उसके साथ साथ जो है उनके परिवार को अदना से आला राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के पीएम तक ने जो है उनके परिवार को जो है ढाढस बंधाई है, उन्होंने अफसोस जताया है। अब इन सब के बीच में जो है महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की सियासत अब कौन सा जो है रूप धारण करेगी, क्योंकि अजीत पवार जो थे एनसीपी के जो है वो एक कद्दावर लीडर थे, उन्होंने अपनी पार्टी देखी। दूसरी एक अहम बात यह भी रही है कि भले उन्होंने जो है पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी की बुनियाद डाली, लेकिन परिवार से उन्होंने बगावत नहीं की। एक ही छत के नीचे शुरू से रहे और बाद में भले वो कहीं भी रहे, लेकिन परिवार को जो है उन्होंने जोड़ के रखा, जो हर सुख और दुख की घड़ी में जो है हमेशा साथ नजर आए। चाहे शरद पवार की बात करें, चाहे सुप्रिया सुले की बात करें या दूसरे उनके परिवार के दूसरे लोग, चाहे चुनाव में भले वो अगर आप प्रतिद्वंदी और उसके बाद जो है वो सब दिखाई दिए, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो मनोज, वो जो खलिश परिवार में कभी नहीं देखी गई। सियासी लड़ाई को उन्होंने घर में नहीं शामिल होने दिया, बल्कि उन्होंने सियासत को जो है घर के बाहर रखा और घर। ये बात शायद सही कह रहे थे कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो सियासी लड़ाई है उसको परिवार में हावी नहीं होने दिया, वो घर के बाहर रही, लेकिन घर में परिवार में सभी पवार परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ रहे। और यही कारण है कि दिवाली भी साथ मनाई। इस बात का जिक्र सुप्रिया सुले कर रही थी। हाल के दिनों में शरद पवार के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात अजीत पवार की हुई थी, लेकिन अब आगे क्या होगा, अजीत पवार गुट की बागडोर आखिर कौन संभालेगा, ये देखने वाली बात है। विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे